हेलो, जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनेत क्लासेस में। गाइस, एनटीपीसी का क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, जहां 50 डेज में हम एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पिछले 4 लेक्चर्स एप्टीट्यूड के अपलोड हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आज है 5th लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो गाइज आज की क्लास शुरू करते हैं। तो गाइज, फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन कोई नंबर है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, कोई ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी इसे बोलते हैं अंश या फिर न्यूमरेटर, और इसे बोलते हैं हर या फिर डिनोमिनेटर। गाइस, दरअसल भिन्न क्या है? भिन्न है दशमलव को पी वाई क्यू के रूप में लिखने के लिए या किसी पूर्णांक को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए, सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए भिन्न का उपयोग किया जाता है। और किसी भिन्न को गाइस अगर हम बात करें कि कोई हमारा फ्रैक्शन है या भिन्न है, उसे उसका सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म अगर कह सकते हैं तो वो तब हो सकती है कि जब पी और क्यू में इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी लेट सपोज यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ है और इसकी वैल्यू कुछ है, तो इनमें से कुछ ऐसा ना हो कि जो किसी कॉमन चीज से कट रहा हो एक के अलावा। यानी मान लो पी की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू है 9, तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं होगी, बल्कि क्योंकि इसमें इन दोनों में गुणनखंड है 3, ये 3 से दोनों कट रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म की तो ये हो जाएगी 1/3। तो गाइज, किसी भिन्न का, किसी फ्रैक्शन का शॉर्टेस्ट फॉर्म वो होती है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा गाइज, अगर हम किसी कोई फ्रैक्शन है, कोई हमें दिया हुआ है, लेट सपोज पी बाई क्यू हमें दिया हुआ है, और इसमें हम किसी अंश में और हर में सेम संख्या से गुणा कर दें। कोई हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें अगर हम अंश और हर में सेम संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो यही भिन्न प्राप्त होती है। लेट सपोज अगर हम बात करें कि पी में भी हम एक्स से गुणा कर रहे हैं और क्यू में भी हम एक्स से गुणा कर रहे हैं, तो हमें जो भिन्न प्राप्त होगी वो इसी का रूप होगी। एक्स से एक्स बाद में कट भी सकता है, पी बाई क्यू, पी एक्स बाई क्यू एक्स हो या पी वाई क्यू हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा भिन्न के एक तरह से विशेषताएं, मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम भिन्न की, यानी भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस कितने होते हैं। तो गाइस, टाइप की अगर बात करें भिन्नों की, तो पहला है हमारा संक्षिप्त भिन्न। गाइस, संक्षिप्त भिन्न क्या है? शॉर्टेस्ट फॉर्म, यानी कि ये इस प्रकार के भिन्न जिसमें अंश और हर में कोई भी गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि वो आपस में परस्पर अभाज्य हैं। अगर मानते हैं पी बाई क्यू की, तो मैंने जो भी आपको बताया शॉर्टेस्ट यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि इनमें से कोई अभी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इससे ये ना कटता हो या इससे ये ना कटता हो, साथ में एक के अलावा बाकी कोई इनमें उभयनिष्ठ रूप से कटता ना हो। जैसे अगर हम बात करें 3/5 की, तो ये एक संक्षिप्त भिन्न होगी। बात करें 3/7 की, तो ये भी एक संक्षिप्त भिन्न होगी, या फिर 1/5 भी हो सकता है, या फिर 1/7 भी हो सकता है। मतलब वो चीज़ कि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं होगा एक के अलावा, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं होगा एक के अलावा, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं होगा एक के अलावा, क्योंकि एक से ये भी डिवाइड होता है, एक से ये भी डिवाइड होता है, एक से सभी डिवाइड होता है। तो गाइज, हमारा एक तरह से मतलब संक्षिप्त भिन्न वो भिन्न है जिनमें जो परस्पर अभाज्य हो तथा जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। आप नोट कर सकते हैं, संक्षिप्त भिन्न या सरल भिन्न वो भिन्न है जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तथा अंश और हर आपस में परस्पर अविभाज्य हो। ठीक है, यानी अभाज्य या अविभाज्य हो। ओके, तो गाइज अब बात करते हैं हम दूसरी टाइप की, जो हमारी सेकंड भिन्न है, वो है हमारी उचित भिन्न। जो सेकंड है वो है हमारी उचित भिन्न। गाइज, उचित भिन्न वो भिन्न है जिसका अंश हर से कम होता है, यानी जो अगर हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करें तो पी कम होना चाहिए क्यू से। गाइज, ये है शॉर्टर देन का। ठीक है, इसका मतलब है पी कम है और क्यू ज्यादा है। ठीक है, अगर यही ऐसे करके होता तो पी ज्यादा है क्यू कम है, जिधर खुला होता है वो ज्यादा होता है और जिधर बंद होता है वो कम होता है। ठीक है, तो अगर ये वाली मतलब है कि पी वाई क्यू के रूप में लिखी गई और पी कम है क्यू से, तो वो भिन्न जो होगी वो भिन्न होगी उचित भिन्न। अगर हम बात करें अनुचित भिन्न की, तो गाइज ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न अगर हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो पी अगर बड़ा है क्यू से, यानी कि जो इसका अंश है अगर इसके हर से बड़ा है, तो वो जो भिन्न होगी वो अनुचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है गाइज, यानी वो जो भिन्न होगी वो अनुचित भिन्न कहलाएगी। अगर हम बात करें उचित भिन्न के उदाहरण की, तो उचित भिन्न में अंश कम है तो अंश को 2/7, 4/7, 6/7, 3/5, मतलब ये उचित भिन्न के उदाहरण हैं। ये उचित के उदाहरण। अगर हम बात करते हैं अनुचित की, तो गाइज इनका ठीक उल्टा भी कर सकते हैं हम, 7/2,
7/4, 7/6, कुल मिला के मतलब जो इनका अंश बड़ा होना चाहिए जो अनुचित वाले हैं, और उचित वालों का जो है हर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप की भिन्न हमारी कंप्लीट हो गई। मतलब एक हमने 3 टाइप की आपको भिन्न बताई, संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो गाइस चलते हैं हमारे 4th टाइप पे, जो चौथे प्रकार की हमारी भिन्न है। तो जो चौथे प्रकार की भिन्न है उसे कहा जाता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न गाइस, ये कॉन्सेप्ट जो जिनके पास मैथ्स जिन्होंने बाद में नहीं पढ़ा है उनके लिए समझने लायक है। मिश्रित भिन्न वो भिन्न होती हैं जिनमें पूर्णांक भी रहता है, यानी जो पूर्णांक को जोड़ के बनी होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हम किसी भिन्न को इस तरह से व्यक्त करें कि x ये सही बोलते हैं, x सही p/q, यानी कि मतलब हिंदी में पढ़ने में बोलते हैं कि ये इसके सही में है और ये इसमें है। तो गाइस इसका सीधा सा मतलब है कि जो x है ये इस भिन्न के प्लस में है, इसे हम लिख सकते हैं x + p/a। ठीक है, ये एक पूर्णांक होगा, ये एक पूर्णांक होगा, ये एक भिन्न मतलब ये केवल इसमें अंश रहेगा, हर नहीं रहेगा, और ये हमारा पूरी भिन्न होगी। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं 3 सही 1/4, या फिर हम बात करें 7 सही 2/5, या फिर 3 सही 5/6। ये है मिश्रित भिन्न। तो इन्हें सोल्व कैसे करते हैं? तो गाइस इन्हें सोल्व करने के लिए सबसे सिंपल है, या तो प्लस करके आप लिखिए, या फिर बेहतर तरीका है 4 से 3 में गुणा करिए, 4 × 12 जोड़ दीजिए अंश को। ठीक है, 4 × 12 और 1 13, 13/4 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 से 7 में गुणा करिए, 5 7 35, 35 में 2 जोड़िए 37। ठीक है, यानी कि जो हर है हर से इसमें गुणा करेंगे, हर से सही वाले में जो लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें गुणा करेंगे और अंश जोड़ देंगे, बटे 5, और 6 × 18 और 5 23, बटे 6। ये टाइप हो गए मिश्रित भिन्न के। ये मिश्रित भिन्न जो होती हैं x सही p/q के रूप में लिखी होती हैं, या x + p/q इन्हें व्यक्त कर सकते हैं। अब जो हमारा 5th टाइप है भिन्न का गाइस, तो वो है हमारा समान भिन्न। तो गाइस समान भिन्न वो भिन्न है जिनके हर समान होते हैं, यानी कि जो जिनके डिनोमिनेटर होते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो हर होते हैं वो समान होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे भी q है, यहाँ पे भी q है, और यहाँ पे भी q है, इनके सबके हर जो है समान है। इसकी वैल्यू लेट सपोज ये है x, ये है y, ये है z। अंश में चाहे कुछ भी हो, बल्कि हर जो है उनके वो समान होने चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं 1/15, 6/15, 7/15, 9/15। गाइज इसमें जो कुछ 6/15 और 9/15 मैंने लिखा हुआ है, ये सरल रूप में नहीं है, लेकिन इन्हें लिख सकते हैं समान भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कि अगर हम इसे काटना चाहें तो ये 2/5 इसका 2/5 हो जाएगा, और इसको भी अगर 3 से डिवाइड करें तो 3/5 हो जाएगा। लेकिन अगर समान भिन्न की बात करें तो ये भिन्न समान भिन्न कहलाती है। ठीक है, अगर बात करें असमान भिन्न की, 6th टाइप जो हमारा है वो है असमान भिन्न। तो गाइज ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जो असमान भिन्न है इसमें जो हर है वो चेंज होता है और जो अंश है वो समान होता है। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है ये p रहेगा न्यूमरेटर में, ये भी p है, ये भी p है, ये भी p है, जिनका p सेम हो, और ये नीचे वाला ये लेट सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये इसका मतलब है Q का मतलब है, Q1 का मतलब है कि यहाँ पे हर कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, जबकि अंश सबका सेम है। लिख सकते हैं 1/5, 1/3, 1/7, 1/9, लेट से कुछ भी लिख सकते हैं, जिनका अंश समान हो वो भिन्न आपस में असमान भिन्न कहलाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारे हो गए 6 टाइप। चलते हैं हमारे अगले टाइप पे। तो गाइस हमारा जो अगला टाइप है वो है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न। तो गाइज ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसे आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसे आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि p/q का जो हमारी भिन्न होगी व्युत्क्रम भिन्न वो क्या होगी, तो गाइज हम p/q की व्युत्क्रम भिन्न होगी q/p। ये हो गई इसकी व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, p/q की व्युत्क्रम भिन्न q/p हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और अगर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमें से कहे कि 4/7 की इसकी हमें व्युत्क्रम भिन्न पता करनी है, तो इसकी व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी 7/4। मतलब जो हर में है उसे अंश में रख दीजिए, जो अंश में है उसे हर में रख दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 8वें टाइप की जो भिन्न है और लास्ट टाइप की, वो है सतत भिन्न। सतत भिन्न गाइज अगर कोई भी क्वेश्चंस कराता है तो वो सीधा क्वेश्चंस करा देता है, आपको कभी समझाएगा नहीं, फ्रैक्शन के टाइप नहीं समझाएगा। बेहतर है, बहुत कम वीडियोस मिलती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। मैं आपको हर चीज़ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। उन लोगों के लिए जिन्होंने 8th के बाद मैथ नहीं पढ़ी है, उन लोग भी पढ़ सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस सतत भिन्न में क्या है? सतत भिन्न में है कि उसमें हर में ही चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। लेट सपोज अगर हम बात करें, कोई भिन्न अगर लिखी हुई है p/q के रूप में, ठीक है, और इसमें अगर यहाँ पे फिर p/q हो जाए, और फिर यहाँ पे p/q हो जाए, और फिर यहाँ पे p/q हो जाए,
लेट सपोज ये P1/Q1 है, यहाँ पे कुछ और भिन्न है, इसमें कुछ और जुड़ रहा है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पे 2 है, 3, 4 गाइस, इस तरह की भिन्न मतलब ये है कि कोई संख्या है उसमें कुछ और जुड़ता जा रहा है, सही में कोई चीज़ आ रही है। एक तरह से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था 3 सही 1 बटा 4 और वो सब समझा के, ये वही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जब सोल्व करते हैं तो सबसे पहले इस भिन्न को सोल्व करेंगे। तो गाइज इस भिन्न को अगर हम सोल्व करें तो Q3 प्लस, इसका मतलब हो जाएगा Q3 प्लस P4/Q4, इसे आप सोल्व कर लेंगे। पहले इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करके ये जोड़ेंगे, उसके बाद बटे में Q4 आ जाएगा, ये एक भिन्न आ जाएगी, ठीक है। ये भिन्न आ जाएगी तो P3 के बटे में आ जाएगी ये भिन्न, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसे उल्टा कर देंगे। अगर लेट सपोज P3 के बटे में आ रहा है x/y, ठीक है, तो मतलब कोई भिन्न जो निकल के आ रहा है आंसर वो आ रहा है x/y, तो वो हो जाएगा P3y/x। ये गुणा है गाइस, इसे x मत समझ लेना, ठीक है। P3y × x, क्योंकि जो P3 के बटे में x है और इसके बटे में जो है वो घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चंस इस तरह से सोल्व होते हैं। अब आपको गाइस में कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल सहित करके बता देता हूँ, ताकि आपको मतलब इसका आइडिया भी हो जाए कि ये चीज़ें सोल्व कैसे होती हैं। तो गाइस हमें कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किस प्रकार से सोल्व होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप बाकी सबको छोड़िए, केवल आप इतने को देखिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हम क्या निकालेंगे, लेट सपोज इसके हर में यहाँ पे हमें 1 है, जिसके हर में कुछ नहीं होता उसके हर में 1 होता है, मैंने आपको बताया था। तो इसे जोड़िए आप इधर, 5/1 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू, इसका हर जो हमारा वो आएगा लघुत्तम, वो आएगा 5, और 5 × 5 = 25 और 1 26, 26/5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है गाइज। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/26 और 26/5, इसे आप लिख लीजिए 5/5 प्लस 1/26/5, ठीक है गाइज। कुछ इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 रहेगा, हमने उसे सोल्व नहीं किया, हमने केवल इतने को सोल्व किया है, तो 1 के ही हर में ये चीज़ हमें लिखी जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 के बटे में 26 है, उसके बटे में 5 है, तो ये घूम के यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि 5/5 प्लस 5/26। ये यहाँ से जाके इधर गुणा करेगा 1 में, तो 5 हो जाएगा और 26 का 26 रह जाएगा। अब बात करते हैं गाइज इसकी, तो इसमें हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 5 इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में 1 हो जाएगा, हम केवल इतने को सोल्व करें अगर, प्लस 5/26, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे तो 26 हो जाएगा हमारा, जो लघुत्तम आएगा एलसीएम हमारा 26 आ जाएगा, और 26 पंजे तो 25 पंजे होता है 125, 26 पंजे होता है 130, 130 और 5 130 प्लस 5 बराबर 135/26। तो इसकी वैल्यू आ गई 135/26, यानी कि ये हो गया 5/135/26। गाइस ये 26 फिर नीचे है, ये वापस यहाँ पे कूद के पहुँच जाएगा, 5 × 26/135, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे पास जो भिन्न है ये हम देखिए, मैंने आपसे डिवाइडेशन का रूल समझाया था। ये जो 135 है इसमें लास्ट में 5 है, यानी ये 5 से डिवाइड होगा। ऊपर हमारे पास 5 है और यहाँ पे ये 135 है, देखिए आपकी 5 से डिवाइड होता है क्या, तो ऊपर वाला तो 5 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, इनमें कॉमन लघुत्तम अगर हम लें, और नीचे वाला जो है तो 5 दूनी 10, बचा हमारा 3, 5 × 3 = 35। जब हम भाग देंगे तो 13 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 3 बचेगा, 3 में फिर 5 आ जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 × 7 = 35, यानी कि 26/27। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा, 26/27। ये हमारी जो हमारी भिन्न थी सतत भिन्न, उसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें सोल्व होते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की, कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। इस तरह के अध्ययन करने के लिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, भिन्नों की तुलना। तो गाइज हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की। तो गाइज फ्रैक्शंस का जो हमारा कंपैरिजन है वो 2 टाइप से किया जाता है। पहला टाइप हमारा है कि हमारा जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे हम चेंज कर लें दशमलव के रूप में, पहला दशमलव रूप में बदल के ये टाइप होता है जिसमें हम फ्रैक्शन को दशमलव रूप में बदल के उसकी तुलना कर सकते हैं। किसी हमारे अगर हमें भिन्नें दी हुई हैं उसमें क्या करते हैं कि जो हर है उससे हम अंश में भाग दे देते हैं, जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारी दशमलव में वैल्यू आ जाती है। और हमारे पास जैसे अगर हम बात करें एक उदाहरण के तौर पे, लेट सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 40/50 या 4/5 भी हो सकता है, 40/50 भी, इसे 4/5 भी लिख सकते हैं। मैंने एक उदाहरण के तौर पे ऐसे ही सोच लिया है। तो गाइज अगर हम बात करें इसे दशमलव रूप में बदलने की, तो सबसे पहले इस 0 को काटिए क्योंकि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा, 10 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो 4/5 आ गया। तो ये अगर हम इसे 4 को भाग करेंगे तो ये 0.8 बार डिवाइड हो जाएगा, 0.8 बार ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और ये दशमलव के रूप में हमारी भिन्न तैयार हो जाएगी। तो एक तो रूप है ये। अगर लेट सपोज हमारे पास भिन्न है 3/5 और हम इसे बदलना चाहें तो गाइज ये
पॉइंट लगेगा और 5 अंक 30 हो जाएगा, 0.6 बार ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दशमलव रूप में बदल के हम इस प्रकार से भिन्नों को की तुलना कर सकते हैं। आने वाले क्वेश्चन में हम जब एक्सरसाइज करेंगे कल के लेक्चर में तो हम इसमें बता देंगे किस प्रकार से होगी। ठीक है, उसमें उदाहरण के तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड टाइप है कि अगर हमें अपनी कंपैरिजन करना है तो हरों को समान कर लें, हरों को समान करके, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, अगर हम हमारी सारी भिन्नों के हर समान कर लें तो हम उस मतलब उन भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। और हर समान करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम हर और अंश में सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन उसके रूप में लेके समझा देता हूँ उदाहरण के तौर पे। ये है 4/5, एक है 5/6 और एक है 6/7। इसमें हमें पता करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। हमें 3 भिन्न दी हुई हैं और हमें कैसे पता करेंगे कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो गाइज अगर हम बात करें अपने दशमलव वाले ट्रिक की कि हम दशमलव से कैसे निकालेंगे, तो गाइज पहले का दशमलव रूप में अगर हम लिखना चाहें तो हमारे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 4 को 5 से तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 0.8 बार। आप लगाइए, 4 में ऐसे भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा लीजिए, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाइए तो 5 अट्ठे हो जाएगा 40, 0.8 बार चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 5 में 6 से भाग जाएगा नहीं तो आप दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए तो 6 अट्ठे 48 होगा। आगे बचेगा 50 में से 48 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 तिया 18 होगा, फिर से 2 बचेगा, 833 करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 6 में 7 से भाग जाएगी नहीं तो पहले दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, 7 से करेंगे 7 अट्ठे हो जाएगा 56, 7 अट्ठे 56 हो जाएगी वैल्यू। और उसके बाद बात करें हम, बचेगा हमारे पास 60 में से 56 घटाएंगे 4 बचेगा तो 7 पंजे 35 हो जाएगी। और उसके बाद 7 सत्ते 49, क्योंकि 35 में से घटाएंगे फिर 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। ये था हमारा दशमलव रूप में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं हरों को समान करके किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें हरों को समान करने में हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा 4/5 है, 5/6 है और 6/7 है। इसके लिए क्या करिए, आप इनका लघुत्तम लीजिए। देखिए इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि गुणा करके हो सकता है, तो आप हरों का लघुत्तम ले लीजिए। इनके हरों का लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम। लघुत्तम वो संख्या होती है जिसमें ये सभी, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग जा सके, इन सभी का भाग उस छोटी से छोटी संख्या में जा सके, वो इनका लघुत्तम होगा। एलसीएम या लघुत्तम वो संख्या होती है जिसमें उसके जो हमें संख्याएं दे रखी हैं उनका भाग जा सके। तो गाइज इनमें कोई उभयनिष्ठ तो है नहीं। लघुत्तम निकालेंगे, 5 छंग 30 सत्ते 210, 210 में 5 का भाग भी जाता है, 210 में 6 का भाग भी जाता है और 210 में 7 का भाग भी जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने जब 5 से 210 बनाया था, 5 से जब हमने 210 बनाया था तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करके 210 बनाया होगा, तो हमने की थी 42 से मल्टीप्लाई 5 को। आप एक बात बताइए, 42 गुणा 5 कितना होगा, 210 होगा ना। यानी जो हमारा हर है, अगर हम इसे 210 लिखेंगे तो इसका मतलब हमने इसे 42 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो जब हमने यहाँ पे 42 से मल्टीप्लाई करके इसे 210 लिखा है तो ऊपर भी 42 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो ये वो एक भिन्न हमारे पास हो जाएगी 42 गुणा 4। ठीक है, एक ही जगह लिख लेता हूँ, ये हो जाएगी 42 गुणा 4। इसी प्रकार आप देखिए 6 से जब हमने 210 बनाया था, ये 310 नहीं 210 है, जब हमने 6 से 210 बनाया था तो हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया था, आप डिवाइड करके देखिए तो देखेंगे 35 से हमने मल्टीप्लाई किया था 6 को। इसे हमने 35 से मल्टीप्लाई किया था, तभी तो हम इसे 210 लिख सकते हैं। लेकिन जब हमने हर में 35 से मल्टीप्लाई किया है और अगर हम अंश में ना करेंगे तो गाइज ये तो अंश के साथ नाइंसाफी होगी ना, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 मतलब 35। इसी प्रकार आप बताइए 7 से तो 210 बना लिया आपने, किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, 210 से, और आप हर में तो कर रहे हैं गुणा और अंश में नहीं कर रहे हैं, तो अंश के साथ दिक्कत हो जाएगी। यानी 6 गुणा ये 30 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 30 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, हम 3 ये लिख सकते हैं कि हमारा इसमें जब हमने 42 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे किया तो ऊपर भी किया, ऐसे इसमें 35 से नीचे करके 210 बनाया तो ऊपर भी 35 से करना पड़ेगा, और इसमें 30 से करके 210 बनाया तो ऊपर भी 30 से करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि इसे किस प्रकार से हमारे वो आएंगे, तो हमारी जो पहली संख्या आ जाएगी 42 गुणा 4 वाली, वो हो जाएगी 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168/210 आ जाएगी, जो हमारी 4/5 थी संख्या। और अगर हम बात करें इसकी तो 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 17, 175/210 आ जाएगी। ठीक है, और बात करें अगर हम इसकी तो 3 छंग 18 यानी 180/210 आ जाएगी। इन सब के हर समान है, देखिए आप ये हर समान है इनके, और अंश जो है इनके तब्दील है, यानी कि अंशों में अंतर है। तो जो सबसे छोटा हर है वो सबसे छोटी संख्या, जो सबसे बड़ा हर है वो सबसे बड़ी संख्या। ये एक तरीका है, समझाने में टाइम लग गया, इतना लंबा होता नहीं है, बहुत आसानी से लघुत्तम का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। जिन लोगों ने मैथ्स छोड़ दिए उन लोगों के हिसाब से, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो गाइज एक है कि फ्रैक्शन से रिलेटेड मैं आपको रूल समझा देता हूँ कि फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ 3 रूल होते हैं जो समानता और बड़े और छोटे से रिलेटेड होते हैं। अगर हमें 2 भिन्नें ऐसे दी हुई हैं, पहला हमारा रूल है कि अगर हमें 2 भिन्नें ऐसी दी हुई हैं कि यानी a और a बटा b है एक भिन्न और दूसरी भिन्न है c बटा d। अगर हमें इस प्रकार की दी हुई हैं कि a बटा b बराबर c बटा d, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है कि a बटा b की जो वैल्यू है वो c बटा d की वैल्यू है, तो हम इसे लिख सकते हैं इनकी तिर्यक गुणा करके। इसे सिंपलेस्ट रूप में भी लिख सकते हैं, यानी a गुणा d भी लिख सकते हैं हम इसे, और b c, यानी a और फिर a और d का जो गुणनफल होगा, गुणनखंड नहीं, a और d का जो गुणनफल होगा वो b और c के गुणनफल के बराबर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हमें 2 भिन्नें इस प्रकार दी हुई हैं कि a बटा b बराबर c बटा d, तो ad बराबर bc होगा, ठीक है, यानी कि इसके हर का इसमें गुणा और इसके हर का इसमें गुणा, वैल्यू बराबर आएगी। सेकंड अगर हमारे पास दिया हुआ है कि a बटा b बड़ा है c बटा d, यानी a बटा b की जो हमारी भिन्न है वो c बटा d से बड़ी है, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? अगर हमारी ये लिखी हुई है तो हम इसे लिख सकते हैं ad बराबर, सॉरी ग्रेटर हो जाएगा, ये बराबर नहीं ग्रेटर हो जाएगा bc, ad ग्रेटर bc, ये ग्रेटर में है तो ग्रेटर हो जाएगा। और थर्ड इसी प्रकार से है a बटा b शॉर्ट है यानी छोटा है c बटा d से, तो हम इसे लिख सकते हैं ad छोटा है bc से। ये 3 रूल थे जो हमारे गुणनफल से संबंधित थे। हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर ad बराबर bc लिख रखा है तो हमें इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेम कंडीशन है, आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो कुछ कर लेते हैं एग्जाम्पल्स, उसके बाद आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करेंगे और कल की क्लास होगी। तो गाइस जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक भिन्न का हर अंश से 1 अधिक है, ठीक है, और यदि हर और अंश दोनों में से 1 घटा दी जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर हो जाती है। तो हमें उसकी भिन्न पता करनी है कि वो भिन्न है क्या। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है जो हर है वो अंश से 1 अधिक है, यानी अगर हम माने कि हमारा अंश x है, लेट सपोज हमारा x है अंश, तो हमारा हर कितना हो जाएगा? अंश से 1 अधिक है, यानी x + 1 हो जाएगा, ठीक है, ये यानी कि हमारी संख्या है। अब हम बात करें कि हर और अंश दोनों में से 1 घटा दी जाए, तो ऊपर से भी 1 घटा दीजिए और नीचे से भी 1 घटा दीजिए। ये किसके बराबर हो जाती है? 0.5 के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 0.5 को अगर हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो हम 0.5 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो गाइस जिसके हर में कुछ नहीं होता है उसके हर में क्या होता है? उसके हर में होता है 1, ठीक है। जब जिसके हर में कुछ नहीं होता है उसके हर में होता है 1, ऊपर है 0.5 और नीचे है 1। गाइस अगर हम ऊपर के दशमलव को हटाना चाहें तो दशमलव से इधर कितने अंक है? 1 अंक है। तो दशमलव को हटाने के लिए जितने अंक इधर होते हैं, दाईं साइड में जितने अंक होते हैं उतने हम 0 बढ़ा लेते हैं नीचे, यानी हर में या अंश में अगर हम जिधर का दशमलव हटाते हैं उसकी विपरीत साइड में हम उतने ज़्यादा 0 बढ़ा लेते हैं। तो हम यहाँ पे 0 कर दो और ये वाला हटा दो, क्योंकि हमारे पास 1 अंक है तो 1 0 बढ़ेगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5/10, ठीक है। अब देखिए इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें क्या है? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5 से ये भी कटता है ये भी कटता है, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1/2। ऊपर वाला 1 बार कटा, ये वाला 2 बार कटा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब आप देखिए x - 1 है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अंश तो हो गया इसका x - 1 बटे इसमें x + 1 - 1। गाइस +1 - 1 तो प्लस में एक हो रहा है, घट रहा है 1, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी ये आ जाएगी x बराबर 1/2। सेम ये वाला लिख दिया 1/2। बाकी हम क्या लिखें? तो गाइज मैंने आपको a/b बटा c/d वाला बताया था, तो उसमें क्या कर रहे थे? तिर्यक गुणा हो जा रही थी, ये वाली ऐसे गुणा हो जा रही थी और बराबर में आ जा रहा था। यानी हम बात करें 2 की गुणा हो जाएगी हमारी x - 1 से और इसकी गुणा हो जाएगी 1x से, ठीक है। जब ब्रैकेट से बाहर कोई चीज़ लिखी होती है और कोई निशान ना हो तो वहाँ पे गुणा का निशान होता है, समझिए आप। तो इसकी यहाँ पे x में भी गुणा होगी और 1 से भी गुणा होगी, यानी 2x - 2 बराबर x आ जाएगी वैल्यू। अब आप इसे इधर ले आइए और इसे इधर ले जाइए। ये देखिए यहाँ पे ये 2 माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसके आगे कोई निशान नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस निशान लगा होता तो ये बात होती कि ये माइनस में है, लेकिन कोई निशान नहीं होती है। जैसे आप कहीं 1 2 3 4 लिखें तो 1 2 3 4 का मतलब 1 2 3 4 ही होता है, -1 2 3 4 नहीं हो सकता है। अगर -1 होगा तो वो लिखा होगा, तो ये इसका मतलब यहाँ पे प्लस का है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसे घटा के इधर ले आएंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x - x हो जाएगा। और ये इधर प्लस में है, ये इधर माइनस में 2 है, तो इधर जाके ये प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस निशान लगाओ या मत लगाओ बराबर बात एक ही है। तो 2x में से 1 x घटाएंगे तो गाइज कितना हो जाएगा? x बराबर आ जाएगा 2। x बराबर 2 आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम बात करें संख्या की, तो हमारी जो संख्या थी वो क्या थी? हमने आपको संख्या बताई थी गाइज। तो हमारा जो हर है वो अंश से 1 अधिक था, यानी कि संख्या हमारी थी x और संख्या जो होती है हमारी x थी, और क्योंकि हर जो था वो 1 अधिक था x से, तो यानी कि x + 1 था। तो यहाँ पे रखिए वैल्यू, x की वैल्यू है 2, तो आप रखिए 2/2 + 1 बराबर 2/3,
ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर और ये हो गई हमारी संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सोल्व हो गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 अपने भोजन पर, 2/5 मकान के किराए पर तथा 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है और उसके पास शेष 400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय कितनी है। गाइज एक बात बताइए, उसका टोटल व्यय निकाल लीजिए। सबसे पहले आप उसका टोटल व्यय निकाल लीजिए। सबसे टोटल व्यय क्या होगा, उसकी आय का टोटल व्यय 1/3 तो हो गया उसका भोजन का, इतना तो उसने भोजन पे खर्च किया। उसके अलावा उसने 2/5 मकान के किराए पे भी खर्च कर दिया, ये भी उसके व्यय में जुड़ जाएगा। इसके अलावा 1/5 उसने अपने कपड़ों पे खर्च कर दिया। ये हो गया उसका टोटल व्यय। ठीक है, ये हो गया उसका टोटल व्यय। ये टोटल व्यय कितना हो जाएगा, इसका आप एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से डिवाइड जाए, तो वो आएगी 15। आप देखिए 15 में 3 से भी भाग जाता है, 5 बार जाता है, 5 से भी जाता है और 5 से भी जाता है। तो 3 से इसमें जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बार इसमें भाग गया तो इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो 5 आ जाएगा। इसी तरह 5 से इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 से ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 से 3 बार गया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। 1 मतलब 3 से 1 मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। तो 9 और 5 कितना हो गया, 6 और 3 9 और 5 14/15 हमारे पास आ गई गाइस वैल्यू। ये कितना आ गया, ये हो गया हमारा टोटल व्यय। अब एक बात बताइए, हमारे पास कोई वैल्यू हमारी मान लो उसके पास आय थी 1, आय थी उसकी 1 और उसने खर्च कर दिया उसमें से 14/15, यानी कि 1 माइनस 14/15 बराबर, मान लिया उसके पास 1 रुपये आई थी, उसमें से उसने 14/15 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास कितना बचेगा, ये आप घटाइए। 15 लघुत्तम आया, 15 माइनस 14 हो गया, यानी कि यह आया 1/15, यानी कि 1/15 उसके पास बचा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि उसके पास कितना बचा है, उसके पास बचा है 400 रुपया, यानी कि जो 1/15 है वो बराबर है 400 रुपये के। ठीक है, 1/15 जो है वो बराबर है 400 रुपये के। या आप 400 को लिख सकते हैं 400/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर में जिसके कुछ नहीं होता है उसके हर में 1 होता है। गुणा कर दीजिए, 1 से इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बराबर 15 की 4 से गुणा करिए तो 15 चौका 60 और ये आएगी वैल्यू 6000। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई है, 6000। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था उसकी आय 1 है और हमारे पास 1 की ही वैल्यू 6000 आई है। समझिए आप, 1 वैल्यू है, 1 ही है हमारे, हमने कहा था 1 रुपए में से 14/15 रुपए उसने खर्च कर दिए। ठीक है, तो इस 1 रुपए की ही वैल्यू आ रही है 6000, यानी कि उसकी जो आय है वो 6000 हो जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आया आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, नहीं तो अगले क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कल हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और आज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया और उसने गुणा करने के बजाय 8/17 से भाग कर दिया और सही उत्तर से 225 अधिक उत्तर पाया। मतलब 200 सही उत्तर जो आना था उससे 225 अधिक उत्तर पाया। तो बात करें, मान लो हमारे पास जो संख्या है वो है x, जिसमें हमें 8/17 से गुणा करना था, बट हमने क्या किया, 8/17 से भाग कर दिया, यानी x/8/17 ये हमने क्या किया, भाग कर दिया। और हमने जो उत्तर पाया वो क्या पाया, 225 अधिक। लेकिन किससे 225 अधिक है, उस चीज से जो हम 8/17 से गुणा करने के बाद जो संख्या पाते, माइनस x गुणा। अगर हम 8/17 से गुणा करते, 8/17 से अगर हम गुणा करते तो हमारे पास 225 कम आता, यानी ये जो है ये 225 कम है और ये वाला 225 ज्यादा है। यानी कि अगर हम ज्यादा 225 वैसे कम 225 घटाएंगे तो ये आएगा 225। ठीक है, ये वैल्यू 225 ज्यादा आ रही है इससे। हमने किसी संख्या को 8/17 से भाग किया तो वो वैल्यू ज्यादा आ रही है उस चीज की, अगर हम 8/17 से गुणा कर देते तो। ये बताइए आप, ये बटे में है, ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, 17x/8 हो गया, सॉरी 17x/8 हो गया, माइनस इसमें बटे में कुछ है ही नहीं तो ये 8x/17 है। इस 17 को ऊपर मत पहुंचा दीजिएगा, अगर इसके बटे में कुछ होता तो वो घूम के ऊपर पहुंच जाता, बटे 17 ये नीचे ही रहेगा, ये हर में ही रहेगा, बराबर 225। अब आप इनका लघुत्तम ले लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो गाइस 17 इनका कुछ जो एलसीएम होगा वो आप सीधा सीधा लिख लीजिए 17 × 8, क्योंकि इनमें कोई भी गुणनखंड आपस में उभयनिष्ठ तो है नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड तो कुछ है नहीं। अब बात करिए कि 17 यहाँ पे हमने इसका हर बनाने के लिए 8 को 17 × 8 बनाने के लिए किस चीज से गुणा करिए, 17 से हम ऊपर भी गुणा कर देंगे, यानी 17 × 17x माइनस 17 को 17 × 8 बनाने के लिए किस चीज से गुणा करनी पड़ रही है, 8 से। ठीक है, तो ऊपर भी 8 से गुणा कर देंगे, 8x × 8 बराबर 225। गाइस 17 289 होता है। ठीक है, और ये होता है 64। जब इसे घटाएंगे तो ये आएगा 225x/17 की 8 से गुणा कर लीजिए, 8 7 56 हो गया और 8 × 8 और 5 13 हो गया। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं, 8 7 56, 8 × 8 और 5 13,
136 हो गया बराबर 225। 225 हम ऊपर से लेके आ रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इसमें 70 70 289, इसकी वैल्यू होती है 289 और इसकी वैल्यू 64। 289 में से 64 घटाएंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 2, ये आएगा 2, यानी कि ये घटाने के बाद 225 आएगा। अब इधर 225 है और इसके ऊपर अंश में ही इधर 225 है, बटे में तो 1 है, अंश में ही 225 है। इससे ये काट दीजिए क्योंकि बराबर बार कट गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे जब ये कट गया, ये एक बार कटा तो यहाँ की इसकी गुणा जाके इधर हो जाएगी, इसकी गुणा जाके इधर हो जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 136। हमारी संख्या की वैल्यू क्या जाएगी, 136 हमारी संख्या थी, ठीक है, जिसके ऊपर हमने ये प्रक्रम अपनाया। अब हम कल करेंगे इसके क्वेश्चंस, हम करेंगे इसके कल 25 क्वेश्चंस अप्रोक्स। आपसे रिक्वेस्ट है कल की वीडियो जरूर देखें और हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे आप फेसबुक ग्रुप से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।